कोई भी चुनावी जंग रातों रात नहीं जीती जाती, उसके लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ता है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज तैयार करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव जीतने की इच्छा शक्ति दिखानी पड़ती है, केवल एक नहीं, हर चुनाव में। सियासी बिसात पर एक मामूली सी चूक अगर किसी नेता या दल की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, तो वहीं एक सही चाल हारी हुई बाजी को पलट सकती है। यही बात बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिली। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि हवा का रुख महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन इसके बावजूद एनडीए ने बाजी मार ली। अगर भाजपा एनडीए गठबंधन में नीतीश को बड़े भाई की भूमिका से अपदस्थ करने पर आमादा नहीं होती, तो शायद जदयू का भी इतना बुरा हाल नहीं होता। जाहिर है कि इसका प्रभाव महागठबंधन और खास तौर पे राजद के प्रदर्शन के ऊपर पड़ता। बहरहाल, नतीजे घोषित होने से पहले ही महागठबंधन अपने बहुमत हासिल कर लेने के प्रति आश्वस्त था। एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारे कर रहे थे, लिहाजा जरा से फासले से बहुमत से दूर रह जाना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, खास तौर पर राजद के लिए। राजद ने तो जैसे तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन उसका ये सपना ही रह गया। अब महागठबंधन में इस हार की व्याख्या कई तरह से की जा रही है, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस की ओर से हार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर हैदराबाद की पार्टी AIMIM और उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी के सर पे मढ़ी जा रही है। राजद, ओवैसी और चुनाव आयोग दोनों को लपेट रही है। ओवैसी राजद और कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। वाम दल कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट कांग्रेस से अच्छा है, यदि हमें अधिक सीटें दी गई होती तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। बहरहाल, फिलहाल कांग्रेस और राजद की ओर से ओवैसी को खुले शब्दों में और मुसलमानों को दबे सुर में इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सिर पर फोड़ने की ये कोई नई परिपाटी नहीं है। मुसलमानों को कैसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। 2012 में जब मायावती उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई थीं, तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो हार गईं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट नहीं दिया? आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों का 80% वोट महागठबंधन को गया। सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, जहां ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, पूरे बिहार में मुस्लिम वोट महागठबंधन के लिए गया। और अगर 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो ओवैसी की पार्टी MIM ने महागठबंधन का खेल नहीं बिगाड़ा है। 5 सीटें ओवैसी को जरूर मिली हैं, लेकिन सिर्फ 2 या 3 सीटों के ऊपर जिन क्षेत्रों पे ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनमें एनडीए के पक्ष में नतीजे गए। दरअसल लालू यादव ने MY यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण बनाकर बिहार की सत्ता पर 15 साल तक राज किया। 2004 में नीतीश के उदय के बाद कई पिछड़ी जातियों ने लालू का साथ छोड़ दिया, लेकिन माई समीकरण बरकरार रहा। फिर 2014 में मोदी युग का प्रारंभ हुआ। उसके बाद बिहार में स्थिति बदल गई। मुस्लिम तो राजद के साथ रहे, लेकिन यादवों का एक बड़ा वर्ग भाजपा को वोट देने लगा। इस चुनाव में हालांकि खुले तौर पर पूरे बिहार में यादवों का समर्थन तेजस्वी के साथ था। उनका एक रेफरेन ये भी था कि यहाँ तेजस्वी वहाँ मोदी, यानी विधानसभा में तेजस्वी को वोट देंगे और लोकसभा में मोदी को वोट देंगे। लेकिन फिर भी कई विधानसभा सीटों पर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव वोटों को गैर यादव उम्मीदवारों को ट्रांसफर करवाने में असफल रहे, यानी महागठबंधन के गैर यादव वोटर में ट्रांसफर करवाने में असफल रहे। खास तौर पर जहां मुस्लिम उम्मीदवार थे, वहां आरजेडी के कोर यादव वोट भी निर्दलीय या एनडीए यादव उम्मीदवार को चले गए। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट तैयार रही है, जिसे आप भी देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम वोट तो महागठबंधन को मिले, लेकिन यादव वोट नहीं मिल सके। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। इस बात को समझने के लिए एक ही मिसाल काफी होगी। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से आसिफ गफूर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। यहाँ मुसलमानों के वोट तो उन्हें मिले, लेकिन अधिकतर यादव वोट लालू यादव के साले साधु यादव को चले गए। साधु यादव यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार। ऐसे में नतीजा क्या होना चाहिए, ये जान लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 2015 में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी। इसमें
एक नया प्रयोग किया गया था। इसमें विधानसभा की ऐसी सीटें जहां पहले मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते भी थे, वहां भी कांग्रेस, राजद या जदयू की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर सीवान, वहां मुसलमानों की आबादी 20 से 22% के आसपास है। यहाँ कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। 2015 में और 2020 में भी सीवान से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को महागठबंधन की ओर से टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में अगर ओवैसी के समर्थक मुस्लिम नौजवान ये पूछते हैं कि क्या सेकुलरिज्म के नाम पे या जो सेकुलर पार्टियां हैं या महागठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पे मुसलमानों का वोट लेना चाहती है या मुसलमानों को सत्ता में कुछ भागीदारी भी देना चाहती है। अब रहा ओवैसी का सवाल, तो ओवैसी की महत्वाकांक्षाएं किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं और मुसलमानों के नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं। जाहिर है उन पर आरएसएस और भाजपा का एजेंट होने की तोहमत भी लगती रहती है, खास तौर पर कांग्रेस और दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियों की ओर से। उनका जवाब कई बार ओवैसी ने दिया है। मिसाल के तौर पर जब 2015 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने और एनसीपी ने अपनी हार की जिम्मेदारी ओवैसी के सर पर मढ़ते हुए कहा था कि ओवैसी ने सेकुलर वोटों का बंटवारा कर भाजपा और शिवसेना की जीत आसान कर दी, यानी सेकुलर वोट मतलब मुस्लिम वोट। ओवैसी ने उस समय भी कहा था कि मुसलमान सेकुलरिज्म का कुली बनते बनते थक गए हैं, अब उनसे ये बोझ नहीं उठाई जाती। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के सेकुलर नेता या किसी भी तथाकथित सेकुलर पार्टी के नेता अपना सेकुलर चोला किसी समय उतारकर कम्युनल पार्टी का दामन थाम लेते हैं और सेकुलरिज्म बचाने की सारी जिम्मेदारी बेचारे मुसलमानों के कंधे पर रख दी जाती है। हालिया दिनों में कांग्रेस और दूसरे अन्य दलों में मची भगदड़ ने यह जाहिर कर दिया है कि भारतीय राजनीति में अब विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। इस चुनाव में तो सेकुलर शब्द का कहीं नाम तक नहीं आया, तो फिर भी मुसलमानों से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि वो भाजपा को हराने के लिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी, किसी भी उम्मीदवार को वोट दे देंगे। लोकतंत्र में हर वोटर को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी पसंद का नेता चुने। ये कहना कि हारने वाले उम्मीदवार को वोट देने से वोट खराब हो जाता है, मताधिकार का अपमान है। उसी तरह भारत का संविधान किसी भी योग्य व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, लिहाजा अपनी कमजोरियों का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ना किसी तरह ठीक नहीं है। महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ओवैसी पर इल्जाम तराशी के बजाय यदि राजद और कांग्रेस अपने विधायकों को 5 साल तक बचाकर रख लेते हैं तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें।